मूवी की शुरुआत में एक पादरी दिखाया जाता है जो कि किसी चीज की खुशबू से जाग जाता है। अब पादरी इधर उधर देखना शुरू करता है, तभी उसको एक औरत की जलती हुई फोटो मिलती है। फिर वो अलमारी खोलता है और उस औरत की जलती हुई सारी फोटोज बाहर निकलती हैं। पादरी को फोटो देखकर कुछ अजीब महसूस होता है और वो फोटोज को जमीन पर रखता है। फिर पिक्चर्स पर बने जलने के निशान से एक उल्टी द्रांति का निशान दिखाई देता है। अब अगला सीन चिले शहर का दिखाया जाता है। वहाँ पर चमत्कारी घटनाओं की जांच करने वाले दो लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक कैथरीन है जो कि वही औरत है जिसकी पिक्चर्स शुरुआत में जल रही होती हैं, और दूसरा है बैन जो कि कैथरीन के साथ मिलकर काम करता है। दोनों एक पुलिस वाले की मदद से भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं। सारी जनता धार्मिक लोगों में भरी पड़ी है, लेकिन सभी लोग बड़े अजीब हैं। सभी लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं और कुछ ही देर में कैथरीन और बैन भी गुफा में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनको एक पादरी की लाश मिलती है जो कि 40 साल से मरा हुआ है, लेकिन फिर भी लाश में कोई सड़न नहीं आई है। जिस मकबरे में पादरी की लाश को रखा गया था वहाँ पर 1 महीने पहले भूकंप आया था। सब कुछ टूट गया, लेकिन पादरी की लाश बिल्कुल सही सलामत पड़ी थी। अब उस सही सलामत लाश को देखकर सभी चमत्कार मानते हैं। तभी कैथरीन का ध्यान मकबरे पे आई एक दरार पर जाता है, इसलिए वो जांच करने के लिए नीचे चली जाती है। उसके पीछे बैन भी जाता है। वे देखते हैं कि सारी दीवारों और जमीन पर कोई अजीब लाल रंग की चीज है जो कि खून की तरह दिखाई दे रही है। अचानक उनको ऊपर से कोई आवाज आती है, इसलिए कैथरीन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाने लगती है और बाकी सारी जगहों की तरह सीढ़ियां भी लाल रंग की चीज से ढकी हुई है। वो ऊपर पहुंचती है और देखती है कि ऊपर वाला पूरा कमरा ही लाल रंग वाली उस चीज से ढका हुआ है। तभी कोई कैथरीन को ऊपर से खींच लेता है, इसलिए बैन भी पीछे पीछे ऊपर जाता है। वे देखते हैं कि ऊपर 2 लोग सूट्स पहनकर काम कर रहे हैं। ये दोनों लोग अचानक से आए कैथरीन और बैन को देखकर भड़क जाते हैं और दोनों को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। हालांकि जाने से पहले कैथरीन अंदर रखे ड्रम्स की फोटोज ले लेती है जिसमें खतरनाक केमिकल वेस्ट रखे हुए हैं। अब अगले सीन में अपने इस जांच के बारे में कैथरीन अपनी क्लास को बोलती है। एक और झूठे चमत्कार का पर्दाफाश हो चुका है। वो असल में कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ विज्ञान है। वो सभी को बताती है कि लाश के निचली वाली जगह में गैर कानूनी तरीके से टॉक्सिक वेस्ट रखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से पादरी की लाश वैसी की वैसी पड़ी हुई है। अगर उस केमिकल को सांस के जरिए अंदर लिया जाता है तो लोगों की सोच में गड़बड़ी होती है और उनको गलत भ्रम होने लगता है। इसीलिए गुफा में जाने वाले सभी लोगों को ये सब कुछ एक चमत्कार लगने लगता है। वहाँ के लोगों के पास पैसों की कमी है और अच्छे से पढ़ाई न होने की वजह से वे लोग चमत्कार जैसी चीजों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। अब अपनी क्लास के बाद कैथरीन अपने ऑफिस में जाती है और उसको उसी पादरी की कॉल आती है जो कि मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। ये पादरी कैथरीन का दोस्त है। वो कैथरीन को पिक्चर्स वाले हादसे के बारे में बताता है और बोलता है उन तस्वीरों पर उल्टी क्रांति का निशान बन गया था। मेरे हिसाब से ये भगवान का कोई इशारा है। हालांकि कैथरीन ने भगवान में विश्वास करना बहुत सालों पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए वो अपने दोस्त पादरी की बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। कॉल कटने के बाद कैथरीन उस समय के बारे में याद करने लगती है जब वो और उसका परिवार पादरी के साथ किसी खोज के लिए गए थे। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है और अपने साथ डॉग नाम के किसी आदमी को लाया हुआ है। कैथरीन डॉग को अपनी क्लास तक साथ चलने के लिए बोलती है। डॉग बताता है कि मैं पास के शहर हेवन में एक टीचर हूँ और वहाँ एक नदी 3 दिन से बिल्कुल लाल रंग की हो गई है। वहाँ के रहने वाले लोग बोलते हैं कि ये बाइबल में लिखी हुई एक आपदा है जो कि एक लड़की की वजह से हो रही है। लोगों के अनुसार तो उस लड़की ने अपने भाई को नदी में जान से मार दिया था और तब से ही पूरी नदी का पानी लाल हो चुका है। इसके बाद कैथरीन और बैन उस शहर में जाते हैं जहाँ ये सब कुछ चल रहा है। वहाँ पर उन्हें एक प्रेग्नेंट औरत मिलती है जो उन्हें एक चर्च में लेके जाती है। फिर जल्दी डो वहाँ पर आता है और उन्हें उस नदी तक लेके जाता है। वे बताते हैं कि नदी का पानी पूरी तरह से लाल है और साथ ही नदी में काफी जगह मरी हुई मछलियाँ इधर उधर पड़ी हुई भी हैं। फिर कैथरीन और बैन अपनी जांच करने लगते हैं। वो नदी का कुछ पानी और मरी हुई मछलियाँ अपने पास सैंपल के तौर पर रख लेते हैं ताकि उनकी जांच की जा सके। इसके बाद वो दोनों डॉ के साथ नदी में कम पानी वाली जगह पर जाते हैं। डॉ बैन के साथ नाव में रहता है जबकि कैथरीन जंगल के अंदर चली जाती है। फिर कैथरीन आसपास की पिक्चर्स भी ले रही होती है और तभी अचानक एक लड़की पेड़ के पीछे से बाहर आती है। कैथरीन घबराकर जमीन पर गिर जाती है और उसका सर भी जमीन से टकरा जाता है। तभी कैथरीन को कुछ अजीब सा दिखने लगता है। उसको यही लड़की नदी में दिखती है और उस लड़की के साथ उसका भाई भी है। कैथरीन उठती है और देखती है कि वो लड़की उससे दूर भाग रही है। फिर कैथरीन कुछ देर तक उस लड़की का पीछा करती है, लेकिन लड़की काफी तेज है इसलिए कैथरीन उसको पकड़ नहीं पाती। अचानक पता नहीं कहां से वहां पर डॉ आ जाता है और कैथरीन उस छोटी लड़की के बारे में डॉ को बताती है। डॉ बोलता है उस लड़की का नाम लॉरेन है और यहाँ के लोगों के हिसाब से लॉरेन ही वही लड़की है जिसकी वजह से नदी का रंग लाल हो गया है। अब डॉ कैथरीन को एक टूटे हुए चर्च में लेके जाता है। वो बताता है कि सैकड़ों साल पहले यहाँ 3 बड़े तूफान आए थे जिसकी वजह से पूरा शहर उजड़ गया था और लोगों को इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर बसना पड़ा था। इस सब के दौरान बैन नदी के पानी की जाँच कर रहा होता है। तभी उसको एक मरा हुआ मेंढक दिखता है। बैन उसको देखता है और तभी बहुत सारे मरे हुए मेंढक ऊपर आसमान से नदी में गिरने लगते हैं। इसलिए बैन जल्दी से कैथरीन को कॉल करता है और इस बारे में सब कुछ बता देता है। डॉ और कैथरीन वापस नदी में आ चुके हैं और देखते हैं कि बैन एक मरा हुआ मेंढक अपने पास जांच के लिए रख रहा है। इसके बाद तीनों वापस जमीन पर पहुंचते हैं जब कैथरीन और बैन अपना सारा सामान गाड़ी में रख रहे होते हैं। डॉ ने बताता है कि यहाँ आप लोगों को रुकने के लिए कोई होटल तो नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को मेरे घर में रुकना पड़ेगा। फिर कैथरीन डॉ के साथ चली जाती है और उनके पीछे पीछे बैन भी आता है।
जैसे ही वो लोग डॉ के घर पहुंचते हैं, कैथरीन इतना सुंदर घर देखकर बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है। डॉ बताता है कि मैं एक बड़े खानदान का वारिस हूँ और मुझे ये घर मेरे दादाजी ने दिया था। उसी रात डॉ बाहर से मंगवाई कुछ मछलियाँ पका रहा होता है। इसके दौरान बैन और कैथरीन बैठे हुए बियर पी रहे होते हैं। खाना बन चुका होता है और जैसे डॉ प्लेट उठाकर खाना डालने के लिए वापस आता है, कुछ ही सेकंड्स में उनके सारे खाने पर मक्खियाँ और कीड़े आ जाते हैं। तीनों लोग हक्के बक्के रह गए हैं कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। फिर बैन और कैथरीन खाने की जाँच करने के लिए कुछ सैंपल्स अपने पास रख लेते हैं। इसके दौरान डॉ को एक फोन कॉल आती है और कोई उन तीनों को एक खेत में बुला रहा है, इसलिए तीनों खेत में जाने का तय करते हैं। लेकिन रास्ते में अचानक ही उन पर एक सांड हमला कर देता है। भड़का हुआ सांड बार बार उनकी गाड़ी पर हमला करता रहता है, लेकिन किस्मती से वहाँ खेत का मालिक आता है और सांड को गोली मार देता है। इसके बाद खेत का मालिक उन्हें बताता है कि मेरी गायों को कोई रहस्यमय बीमारी हो रही है और उसकी वजह से सभी मरती जा रही हैं। वो साथ ही बताता है कि मैं, मेरा परिवार और हमारे सभी जानवर कुएं का पानी पीते हैं, शायद मुझे लगता है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। अब इसकी वजह से बैन के दिमाग में और सवाल आने लगते हैं कि क्या इस सब के पीछे कोई विज्ञान है कि क्या है। वो मानने लगा है कि ये सब कुछ बाइबल में लिखी आपदा ही है, लेकिन कैथरीन अभी भी अपनी बातों पर बनी हुई है और ये सब क्यों हो रहा है उसके पीछे का विज्ञान बताने लगती है। किसान उनको एक और बात बताता है कि जब हम लोग पिछले क्रिसमस के समय लॉरेन के घर गए थे, हमने देखा था कि उनके घर में काफी सारे लोग मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे और रसोई की सिंक में किसी जिंदा चीज की बलि भी दी गई थी। मुझे लगता है वो शैतान को पूजने वाले लोग हैं जो काली शक्तियों वाले अपने भगवान के सामने बलि चढ़ाते हैं। इस सब के दौरान पादरी बाहर घूमता हुआ बाइबल पढ़ रहा होता है और तभी वो देखता है कि एक मूर्ति की परछाई मक्खी में बदल जाती है और फिर उसके आसपास की दीवार भी अपनी जगह से हिलने लगती है। तभी एक नन आकर पादरी को टच करती है और अचानक सभी चीजें पहले जैसी हो जाती हैं। दूसरी तरफ कैथरीन और बैन अलग अलग काम कर रहे होते हैं। तभी घर की बिजली चली जाती है। कैथरीन अपने कमरे से बाहर चली जाती है और इसके बाद डॉ के कमरे में जाती है ताकि बिजली के चले जाने के बारे में वो कुछ पूछ सके। हालांकि वहाँ पर डॉ नहीं होता, इसलिए कैथरीन इधर उधर कमरे में घूमने लगती है। वो डॉ और उसकी पत्नी की फोटोज देखती है। तभी अचानक तेज चलती हुई हवा से उस कमरे की खिड़कियां खुलने लगती है। कैथरीन बाहर की तरफ जाती है और देखती है कि पास में कहीं से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है। अजीब मौसम होने के बाद भी कैथरीन बाहर चली जाती है और उस रोशनी की तरफ जाने लगती है। फिर उसे पता लगता है कि वो कोई और नहीं डॉ है जो कि अपनी पत्नी के मकबरे के पास आया हुआ है। डॉ बोलता है मेरी पत्नी कैंसर की वजह से मर गई थी और हम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। फिर कैथरीन भी डॉ को सच्चाई बताने का तय करती है कि कैसे उसका विश्वास भगवान से खत्म हो चुका है। वो बोलती है कि 5 साल पहले मुझे मेरे पादरी दोस्त ने सूडान में चल रहे धर्म को फैलाने वाले काम के बारे में बताया था, इसलिए मैंने अपने परिवार के साथ वहां जाने का तय किया। लेकिन वहां के लोगों को लगा कि हमारी वजह से वहां सूखा पड़ा था, इसलिए उन्होंने मेरे पति और मेरी बेटी की बलि चढ़ा दी। और इसके बाद से मैंने खुद से वादा किया था कि सभी चमत्कारी चीजों के पीछे का विज्ञान मैं सभी के सामने लेकर आऊंगी। घर वापस पहुंचने के बाद कैथरीन और डॉ दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाते हैं। जब कैथरीन डॉ के ऊपर होती है तो लॉरेन बाहर से खड़े होकर उनको देख रही होती है। अचानक कैथरीन की आंख खुलती है और उसको पता लगता है कि मैं तो एक सपना देख रही थी। अगले दिन कैथरीन को दोबारा लॉरेन दिखती है, इसलिए वो लॉरेन से बात करने के लिए जाती है। हालांकि लॉरेन दोबारा भाग जाती है, इसलिए कैथरीन उसका पीछा करने लगती है और अचानक उसका पैर फंसने से वो गिर जाती है। कैथरीन दोबारा से सूडान में पहुंच गई है जहां उसको अपनी मरी हुई बेटी दिखती है। कैथरीन रोते हुए अपनी बेटी को गले लगा लेती है और तभी उसकी बेटी बदलकर लॉरेन में बदल जाती है। अचानक उसके परिवार को मारने वाला इंसान भी वहां पर आ जाता है और कैथरीन को भी मार डालता है। तभी कैथरीन को बैन की आवाज आती है जो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। शांत होने पर कैथरीन को महसूस होता है कि अब तक वो जो भी देख रही थी वो एक बुरा सपना था। इसके बाद कैथरीन पानी पीने नीचे जाती है और उसका ध्यान सफेद रंग के पैरों वाले निशान पर जाता है। फिर कैथरीन उन पैरों के निशान का पीछा करती है और वो देखती है कि वो निशान उसी के पैरों से बने हुए हैं। उसके पैर सफेद रेत से भरे पड़े हैं और ये वही रेत है जो उसने अपने सपने में देखी थी। अगले दिन बैन देखता है कि डॉ सैंपल्स को देख रहा है, इसलिए बैन उसको बताता है कि उसको क्या क्या पता लगा है। वो बोलता है कि अगर शरीर के हिसाब से देखा जाए तो मरी हुई गाय, मेंढक, मक्खियाँ और मछलियों में कोई गड़बड़ी नहीं है। फिर परेशान होकर डॉ बोलता है कि पुलिस वाले ने मुझे बताया था कि लॉरेन के मरे हुए भाई की लाश में भी कोई गड़बड़ी नहीं है, हालांकि अभी तक उसके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। इस सब के दौरान कैथरीन लॉरेन के घर जाती है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो कैथरीन अंदर ही चली जाती है और इधर उधर घूमने लगती है, जिसकी हालत कुछ खास नहीं लगती। कैथरीन को फर्श पर कुछ खून के धब्बे दिखते हैं और उनका पीछा करते हुए वो सामान रखने वाले किसी कमरे में पहुंचती है। वो देखती है कि खून के धब्बे अलमीरा के पास पहुंचकर खत्म हो गए हैं, इसलिए कैथरीन देखने लगती है कि वहाँ कोई खुफिया कमरा तो नहीं है। वो अलमीरा को हटाती है और वहाँ उसको एक दरवाजा दिखता है जिसके ऊपर उल्टी द्रांति का निशान बना हुआ है। कैथरीन दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और तभी वहाँ लॉरेन आ जाती है। फिर कैथरीन शांति के साथ उससे बात करने की कोशिश करती है और तभी उसका ध्यान लॉरेन के पैर पर लगे खून पर जाता है, जिसका मतलब है कि लॉरेन को पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं। कैथरीन प्यार से लॉरेन को बोलती है, बेटा चलो तुम मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हारे पैर साफ करवाती हूँ। लॉरेन सारा समय चुप रहती है और कैथरीन को वो सब कुछ करने देती है जो वो करना चाहती है। कैथरीन फिर एक तौलिया लेकर लॉरेन का खून साफ करती है और तभी उसको अचानक से कुछ दिखने लगता है।
उसको दिखता है कि लॉरेन और उसका भाई नदी में खड़े होते हैं, लेकिन अचानक से कैथरीन वापस ठीक हो जाती है और आसपास देखने पर लॉरेन उसको कहीं नहीं मिलती। फिर कुछ न समझ आने के बाद भी कैथरीन लॉरेन को ढूंढने के लिए घर के अंदर चली जाती है। हालांकि तभी लॉरेन की माँ वहाँ आती है। आंखों में आंसू भरे हुए वो कैथरीन से पूछती है, क्या तुम मेरी बेटी को मार सकती हो? कैथरीन ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है, मैं तो लॉरेन की मदद करना चाहती हूँ। जिसके जवाब में लॉरेन की माँ बोलती है, मेरी बेटी लॉरेन को मदद की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और ज्यादा बोल पाती, पीछे से लॉरेन आती है और अपनी माँ के ऊपर हमला कर देती है। फिर कैथरीन मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन लॉरेन की माँ लॉरेन को पकड़ के रखती है और गुस्से में कैथरीन को वहाँ से चले जाने को बोलती है। इस सब के दौरान डो और बेन एक चर्च में है, जहाँ पर सभी लोग बड़ी चिंता में हैं। सभी बच्चों के बालों को काटकर उन्हें गंजा कर रहे होते हैं, क्योंकि अचानक से सभी बच्चों के बालों में जूं भर गई है। अब चर्च में आए बड़े लोग डो और बेन से पूछते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इसके बाद दोनों लॉरेन के मरे भाई की लाश को देखने जाते हैं। मुर्दाघर में लाश को देखते ही बेन कैथरीन से बात करता है और जल्दी वहाँ आने के लिए बोल देता है। वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद कैथरीन लाश की हालत को देखकर बड़ी हैरान हो जाती है। लाश तो बिल्कुल एकदम सूखी पड़ी हुई है और ये बिल्कुल अजीब है, क्योंकि ऐसा होने में तो काफी साल लग जाते हैं। पर लॉरेन का भाई तो कुछ दिन पहले मरा था। कैथरीन और बेन लाश की जांच करते हैं और देखते हैं कि लाश के पीछे उल्टी द्रांति का निशान बना हुआ है। तीनों सब के बारे में शहर के मेयर को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन उनको पुलिस वाला रोक लेता है। वो कैथरीन की जांच के रिजल्ट्स को देखता है और जांच करने पर पता लगता है कि नदी में पानी नहीं, इंसान का खून है। अब ये बात सुनकर कैथरीन अपने पादरी दोस्त को कॉल करती है और सभी बातें बताती है। पादरी बोलता है, मेरी जांच के हिसाब से उल्टी द्रांति का निशान शैतानी लोगों के ग्रुप का है। ये फैमिली के दूसरे नंबर वाले बच्चे के जवान होते ही उन बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। वो ऐसा करते हैं ताकि वो शैतान की आंखों में एक बढ़िया बच्चा बन सके। लोग अब लॉरेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि लॉरेन को सही सलामत रखने के लिए शैतान ने ये महामारी बनाई है। पादरी साथ ही बोलता है, उस बच्चे को एक फरिश्ता ही मार सकता है और वो फरिश्ता तुम ही हो कैथरीन। इस सब के लिए तुम्हें चुना गया है। जब पादरी कैथरीन को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है, पास में पड़ी पिक्चर्स जलने लगती है और फिर आग पूरे कमरे में फैल जाती है। पादरी कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से कमरे का दरवाजा अटक गया है। वो मदद के लिए आवाज लगाता रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है, इसलिए वो आखिर में मारा ही जाता है। इस सब के दौरान बेन और डो शहर के मेयर के पास जाते हैं ताकि सभी लोगों को शहर से बाहर निकाला जा सके। हालांकि वहाँ पहुंचकर उनको पता लगता है कि वहाँ ऑफिस के सभी लोग मारे गए हैं और देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे उनके शरीर को उबाला गया हो। इस वजह से सब कुछ ठीक करने का काम अब शहर के कुछ लोग अपने हाथों में ले लेते हैं और लॉरेन को मारने के लिए उसके घर के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों के पहुंचने से पहले कैथरीन लॉरेन के घर पहुंच चुकी है। वो अलमीरा को हटाकर नीचे बनाए गए एक खुफिया कमरे में जाती है और अब पता लगता है कि वो कमरा लोगों की बलि देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ कैथरीन को लॉरेन की माँ मिलती है। वो बोलती है, मेरी लॉरेन अब मेरी नहीं रही, वो शैतान की पुजारी बन चुकी है और उसके लिए ही सब कुछ करती है। इसके बाद वो एक बंदूक निकालती है और खुद को ही जान से मार देती है। कैथरीन को ऊपर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो देखती है कि लॉरेन नीचे आ रही है तो वो सीढ़ियों के पीछे छुप जाती है। अचानक नीचे से कैथरीन का फोन बजने लगता है, लेकिन ऊपर से कुछ आवाजों की वजह से लॉरेन फिर ऊपर चली जाती है। कैथरीन भी उसके पीछे पीछे जाती है और देखती है कि घर के आसपास की पूरी जगह बहुत सारे टिड्डों से भरी हुई है। लॉरेन सभी के बीच में खड़ी है और शहर के लोग उस पर बंदूक तान कर खड़े हैं। बेन और डो सभी लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही एक आदमी अपनी बंदूक चलाने वाला होता है, सभी टिड्डे उन पर हमला कर देते हैं। लॉरेन खड़ी हुई देख रही होती है और टिड्डे उन लोगों को मारते जा रहे हैं, लेकिन कैथरीन, बेन और डो जिंदा बच जाते हैं। डो जंगल में जाता है और गलती से नदी में गिर जाता है। कैथरीन वापस घर के अंदर चली जाती है और अपने आप को अंदर बंद कर देती है, जबकि बेन एक मकबरे में जाकर छुप जाते हैं। बेन को उस जगह उन सभी बच्चों की लाशें और हड्डियां मिलती है जिनको बलि के लिए चढ़ाया गया था। वो जल्दी से इस बारे में कैथरीन को बताता है और वहाँ आने को बोलता है। तभी उसको बाहर लॉरेन दिखती है। अब कैथरीन घर से बाहर आती है और जल्द ही उसी मकबरे में चली जाती है। वहाँ पहुंचकर उसे बेन की लाश मिलती है और तभी वहाँ डो भी आता है। कैथरीन उसको बोलती है, तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर उस शैतान की बेटी लॉरेन का सामना करके आती हूँ। बाहर आखिरकार लॉरेन और कैथरीन एक दूसरे का सामना करते हैं। तभी अचानक सारा आसमान काले बादलों से ढक जाता है और ऊपर से आग के गोले और बिजली गिरने लगते हैं। जैसे कैथरीन लॉरेन को मारने वाली होती है, लॉरेन बोलती है, मैं भगवान का भेजा हुआ एक उपहार हूँ। ये सब सुनकर कैथरीन सोच में पड़ जाती है कि जो ये सब कुछ हो रहा है ये सच है कि नहीं। लॉरेन बोलती है, विश्वास, और फिर कैथरीन को सारा सच दिखाती है। कैथरीन देखती है कि शहर के सभी लोग ही शैतान की पूजा करते हैं, यहाँ तक कि डो भी उनमें से एक ही है। उसने भी लॉरेन की बलि चढ़ाने की कोशिश की थी। लॉरेन किसी तरह से बचकर भाग गई थी, लेकिन उसका भाई उसका पीछा करता रहा और वो दोनों जंगल के तालाब तक पहुँचते हैं। वहाँ लॉरेन का भाई लॉरेन को चाकू मार देता है। हालांकि चाकू का निशान चमत्कारी तरह से गायब हो जाता है और लॉरेन का भाई तभी के तभी मर जाता है। अब कैथरीन को महसूस हो गया है कि लॉरेन बेकसूर है और लॉरेन ही भगवान का भेजा फरिश्ता है। तभी वहाँ डो आता है और कैथरीन से बोलता है, तुम जल्दी से लॉरेन को मार डालो। लेकिन अब कैथरीन को सच्चाई पता है, इसलिए वो चाकू डो की तरफ फेंक देती है और बोलती है, लॉरेन को तुम ही मार डालो।
हालांकि डो ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने लॉरेन को मारने की काफी बार कोशिश की है, लेकिन लॉरेन हमेशा जिंदा बच जाती है। डॉ ने लॉरेन को मारने के लिए कैथरीन को बुद्धू बनाया था, क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए चुना गया इंसान ही लॉरेन को मार सकता है। लॉरेन भगवान का भेजा एक तोहफा है और वो एक फरिश्ता है, न कि कोई शैतान का बच्चा। और फिर कैथरीन को ये भी पता चलता है कि डॉ ने ही बैन को जान से मारा था, ताकि लॉरेन को मारने के लिए कैथरीन को मनाया जा सके। सच्चाई का पता लगते ही कैथरीन लॉरेन को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन तभी शहर के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों को घेर लेते हैं। डॉ के पास कोई चारा नहीं बचा है और वो बोलता है, मेरे परिवार ने शहर के सभी लोगों को पैसे दिए और उनसे शैतान की पूजा करवानी शुरू की, क्योंकि भगवान ने कभी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लगा था तुम भगवान पर विश्वास नहीं करती हो, इसलिए जल्दी हमारा साथ देना शुरू कर दोगी। इस सब के बाद भी डो कैथरीन को बोलता है, तुम जल्दी से लॉरेन को मार डालो, लेकिन कैथरीन ऐसा करने से मना कर देती है। कैथरीन बोलती है, शहर के तुम सभी लोग अपने परिवार के पहले पैदा हुए बच्चे हो और तुम सभी का मरना पहले ही लिखा हुआ है। अचानक ऊपर से आग के गोले बरसने लगते हैं और शैतान की पूजा करने वाले सभी लोगों को मारने भी लगते हैं। डो कैथरीन को पकड़कर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर से आता एक आग का गोला बहुत बड़ा उसको मार डालता है। इस बड़े आग की गोले की वजह से एक धमाका होता है, लेकिन कैथरीन और लॉरेन फिर भी जिंदा बच जाते हैं। अगले दिन कैथरीन और लॉरेन उस शैतानी शहर से दूर जा रहे होते हैं। रास्ते में लॉरेन कैथरीन को बताती है, मैं आपके पेट में छोटे लड़के की आवाज को सुन सकती हूँ। तभी कैथरीन को महसूस होता है कि जब डो और उसके बीच सेक्स हुआ था तो वो कोई सपना नहीं देख रही थी, बल्कि डो ने कैथरीन के नशे में होते हुए उसका रेप किया था। और फिर कैथरीन को पता लगता है कि उसी का होने वाला बच्चा उस भविष्यवाणी में बताया गया शैतान का बच्चा है।